नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी ऋतु। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो गई। आरोप है कि कुछ संगठित नेटवर्क कथित तौर पर लालच, दबाव, आर्थिक सहायता, प्रेम संबंधों और छल कपट के जरिए अलग अलग तरीकों के जरिए लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रदेश के कई जिलों तक फैले ऐसे नेटवर्कों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है। जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई करते हुए संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा कर रही है और कई मामलों में कथित गिरोह का भांडाफोड़ भी किया गया है। योगी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान किया जाएगा, लेकिन कानून के विरुद्ध जाकर किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं होगा। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासनिक टीमें लगातार अभियान चलाकर ऐसे मामलों की जांच कर रही है। सवाल यह है कि क्या अवैध धर्मांतरण का ये नेटवर्क वास्तव में उतना व्यापक है जितना दावा किया जा रहा है, या फिर ये राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। फिलहाल सरकार का साफ संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और हर धर्मांतरण के गिरोह की जांच की जा रही है। अवैध गतिविधियों में शामिल पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। तो क्या कुछ चल रहा है इस खेल में, आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में अवैध धर्मांतरण पर सख्त एक्शन। मेडिकल कॉलेजों में बनेगा धर्मांतरण रोकथाम सेल। उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अब धर्मांतरण से जुड़े मामलों के रोकथाम के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। किंग जॉर्ज चिकित्सा मेडिकल यूनिवर्सिटी और संजय गांधी स्नातकोत्तर आयु विज्ञान संस्था से जुड़े कथित धर्मांतरण प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने सभी संस्थानों में धर्मांतरण रोकथाम सेल गठित करने के निर्देश दे दिए। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबंधी कॉलेजों को भी इसका आदेश जारी कर दिया है। कुलाधिपति के विशेष कार्यकारी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े के पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमित देवगन के निर्देश पर यह पहल शुरू की गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से जल्द विशेष सेल गठित कर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। यह सेल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेगा। अधिकारियों का साफ कहना है कि इस कवायद का मकसद शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाए रखना है। साथ ही किसी भी शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कॉलेजों को जागरूकता अभियान चलाने और साथ ही नियमों, अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल के निर्देश के बाद प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में निगरानी बढ़ाने की कवायद और तेज कर दी गई। कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के विशेष कार्याधिकारी ओएसडी डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े द्वारा जारी पत्र और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर अमित देवगन के साफ निर्देशों के बाद इस पूरी पहल को धरातल पर उतारा जा रहा है। राज्यपाल के इस कड़े रुख के बाद प्रदेश के तमाम चिकित्सा संस्थानों में सुरक्षा और निगरानी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो गई है। केजीएमयू और एसजीपीजीआई प्रकरण के बाद बढ़ी निगरानी। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज है। आरोप है कि कुछ संगठित समूह लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसे लालच का, दबाव का या कथित छल कपट के जरिए लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे मामलों में प्रेम संबंध, लव जिहाद, आर्थिक सहायता, सामाजिक प्रभाव, धार्मिक गतिविधियों को लेकर भी विवाद सामने आते रहे हैं। लखनऊ से लेकर शैली तक, शामली तक अवैध नेटवर्क फैले हैं। अब उसको लेकर प्रशासन सख्त है और कार्रवाई हर गैंग का भांडाफोड़ करके की जा रही है। इस बीच प्रशासन का कहना है कि कानून के विरुद्ध होने वाली किसी भी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये केवल कुछ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क एक्टिव है? क्या कुछ चल रहा है, कैसे जाल बिछाया जा रहा है, बताते हैं आपको। अवैध धर्मांतरण मामलों पर बढ़ी बहस।
लखनऊ के केजीएमयू मेडिकल कॉलेज के बाद अब पीजीआई परिसर में धर्मांतरण के आरोपों और एक युवती के लापता होने से जुड़े दो अलग अलग मामलों ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी और उसके बाद ही आनंदीबेन पटेल ने ये फैसला लिया। दोनों मामलों में गंभीर आरोप लगाए गए जिनकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। आखिर मामले की शुरुआत कहां से हुई थी जिसके कारण तब बड़ा फैसला लिया? अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 21 साल की बेटी लापता। पहला मामला पीजीआई थाना क्षेत्र का है। एसजीपीजीआई आवासीय परिसर में रहने वाले शख्स ने अपनी 21 साल की बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। परिजनों के अनुसार अनु 21 मई 2026 को नौकरी के सिलसिले में तेलीबाग स्थित B2 मार्केट गई थी, लेकिन इसके बाद घर वापस नहीं लौटी। परिवार का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में युवती की गतिविधियां दर्ज है, जिन्हें जांच के लिए सुरक्षित रखा गया है। धर्म परिवर्तन के सवाल पर आयुष ने भी साफ कहा कि किसी व्यक्ति के विचारों को बदलने का फैसला वो खुद करता है। उनके मुताबिक कोई मौलवी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। उसका कहना है कि धार्मिक विद्वान लोगों को धर्म की बातें समझा सकते हैं, लेकिन किसी विचारधारा को अपनाने या ना अपनाने का निर्णय व्यक्ति का अपना होता है। उसका दावा था कि उन्होंने किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी समझ से निर्णय लिए। ये वाला मामला शामली का है। बातचीत के दौरान सोशल मीडिया की भूमिका पर सवाल उठे। इस पर आयुष ने कहा कि आज के दौर में लोग अपने हर सवाल का जवाब इंटरनेट पर खोजते हैं। कोई भी विषय हो, व्यक्ति पहले गूगल और यूट्यूब की ओर जाता है। उनका कहना था कि धर्म से जुड़े सवालों के जवाब तलाशने के लिए भी उन्होंने उसी रास्ते को अपनाया। उसका कहना है कि इंटरनेट ने केवल जानकारी उपलब्ध कराई, फैसला उसका खुद का है। यानी कि धर्मांतरण के मामलों में भी ऐसे खेल देखे जा रहे हैं जब पूरी तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। इसी के बाद आनंदीबेन पटेल ने ये फैसला लिया, जो कि दिखा रहा है कि ऐसे मामलों की धरपकड़ करने के लिए, ऐसे लोगों की रोकथाम के लिए ही ये फैसला लिया गया है और आगे चलकर ये फैसला कामयाब होगा। दूसरी ओर जांच एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को अलग अलग नजरिए से देख रही है। पुलिस और अन्य एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या ये पूरा मामला पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था का है या व्यक्तिगत परिवर्तन का है, या इसके पीछे किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका है। इसी सिलसिले में कई लोगों से पूछताछ की गई, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। जांच एजेंसियां कथित धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस फिलहाल सार्वजनिक रूप से सीमित जानकारी साझा कर रही है। हालांकि जांच जारी है। एजेंसियां हर दावे और आरोप की जांच करने की बात कह रही है। कुल मिलाकर जिस तरह का रैकेट चलाया जा रहा है उस पर पुलिस की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही और ऐसे सभी मामलों पर लगातार एक्शन देखा जा रहा है। ऐसे मामलों पर आरोपियों पर सख्त से सख्त शिकंजा कसा जाएगा। इरशाद अली पर गंभीर आरोप। आयुष यानी कि इरशाद अली नाम के व्यक्ति ने उसकी बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया। शिकायत में यह पाया गया कि आरोपी का परिवार से पहले से परिचय था, वो घर आता जाता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पहले भी उसने संबंधित व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आयुष ने एक लड़की को यानी कि इरशाद अली ने एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई थी। उस दौरान परिवार ने पीजीआई के एक डॉक्टर पर भी आरोप की मदद करने का आरोप लगाया। हालांकि इन आरोपों को आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। पुलिस जांच जारी है। परिवार ने यह भी बताया है कि इरशाद अली घर में रक्षाबंधन के दिन आया था, बेटी से राखी तक बंधवाई, घर में आने जाने लगा, लेकिन उसके बाद लगातार उसे छेड़छाड़, फोन पर परेशान करने लगा। उसकी अश्लील तस्वीर भी बना ली। माता पिता के द्वारा मना करने पर उसने उस लड़की को सीरिया भेजने की बात कही थी। जुबैर अंसारी पर भी लगे आरोप। दूसरा मामला आपको बताएं, पारा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती ने जुबैर अंसारी और उसके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर दोस्ती की, शादी का झांसा दिया, बाद में शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप है कि इस दौरान उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एफआईआर में यह भी कहा गया है कि युवती पर धर्म परिवर्तन करने, कलमा पढ़ने, नमाज अदा करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में सभी आरोपी की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान प्राप्त सबूतों और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लालच, धोखे, दबाव, डर, विवाह के बहाने या अन्य तरीकों से कराया गया धर्मांतरण कानूनन अपराध है।
अलग अलग जिलों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। कई मामलों में गिरफ्तारियां की गई। सरकार का दावा है कि इस कानून का मकसद समाज में सौहार्द बनाए रखना है, कमजोर वर्गों को शोषण से बचाना है, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से साफ कर चुके हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले या किसी भी प्रकार के अवैध धर्मांतरण में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जिस तरह जो फैसला आनंदीबेन पटेल ने लिया है, वो आगे चलकर इन मामलों में कमी पेशी लाने की कोशिश करेगा। आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।